नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस वीडियो सीरीज़ में, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से कवर कर रहे हैं, इसके इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है इंटरनेट टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिस टॉपिक को हमने अपने पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से विस्तार से कवर किया है। यदि आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे जो हमने इस टॉपिक के संबंध में बनाए थे, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है सबसे पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखें, ताकि आप इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएँ। यदि आपको पहले से टॉपिक आता है तो फिर आप बिना उन वीडियोस को देखे इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। फिर भी एक बार आपको उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए। उन 2 के अलावा आप सारी वीडियो सीरीज़ को यदि देख लेंगे तो आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो यूनिट 9 है वो बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से। और बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है दोस्तों। मैंने कितनी बार आपसे कहा था आपको ध्यान रखना है टिम बर्नर्स-ली का नाम। इन्होंने दोस्तों www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कब किया था? वर्ष 1989 में किया था। दोस्तों आपको बताना है कमेंट में HTML का आविष्कार किसने और कब किया था। फिर दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या कहता है? वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित होने वाले पहले पेज को हम क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से आ गया, बहुत विस्तार से और समय देकर हमने पिछले वीडियोज़ में इस बारे में भी चर्चा की थी। उसे हम कहते हैं दोस्तों होम पेज। ऑप्शन नंबर ए, जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो पृष्ठ दिखाई देगा उसे हम कहते हैं होम पेज। आप एमपीपीएससी की वेबसाइट भी जब खोलेंगे तो सबसे पहला जो पेज जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रूल बुक और तमाम सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वह जो पृष्ठ होता है उसको हम कहते हैं होम पेज। जो सबसे पहला पृष्ठ आपको किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के बाद दिखाई देता है। फिर बारी आती है दोस्तों सर्च इंजन। मैंने आपको आंसर ही बोल दिया। प्रश्न क्रमांक 3, डक डक गो क्या है? दोस्तों डक डक गो एक सर्च इंजन है। मैंने आपसे कहा था सर्च इंजन पढ़ने के दौरान कि आप यदि सन याद नहीं रख पा रहे हैं कि कौन सा सर्च इंजन कब आया तो कोई बात नहीं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी याद नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, किसके द्वारा बनाया गया तो भी कोई बात नहीं, कम से कम इतना याद रख लें कि ये सभी सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन की लिस्ट यदि आप याद कर लेते तो आप बड़ी ही आसानी से प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बता पाते। इसमें सीधा पूछ लिया कि डक डक गो क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। सर्च इंजन है, वायरस है, वेब ब्राउज़र है, न्यूज़ वेबसाइट है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए। हम सभी जानते हैं दोस्तों डक डक गो सर्च इंजन है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको वेब ब्राउज़र की लिस्ट भी याद रखनी है और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण वायरसेस हैं, कंप्यूटर वायरस, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, वायरस के नाम भी, वेब ब्राउज़र के नाम भी, सर्च इंजन के नाम भी। क्योंकि इतना निम्न स्तर का प्रश्न या इतना आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप पर बन जाए। दोस्तों कोई भी प्रश्न निम्न स्तर का या आसान नहीं होता। यदि आपने पढ़ा है तो आपको आसान है, फिर चाहे वह बाकी सभी के लिए कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न क्यों ना हो। यदि आपने नहीं पढ़ा तो बड़ा आसान से आसान प्रश्न भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है। पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, क्वेश्चन पेपर बनाने की जिम्मेदारी एमपीपीएससी की है। तो बस पढ़ाई करते रहिए। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनमें से 3 किसी एक रूप में समान है, एक अलग है, उस अलग को आपको पहचानना है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, दोस्तों ये तो एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम भी दोस्तों गूगल का वेब ब्राउज़र है। इसी प्रकार से दोस्तों आप ऑप्शन देखेंगे बिंग,
और फायरफॉक्स, इन दो में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम तो दोस्तों अक्सर लोग सुनते हैं। फायरफॉक्स और बिंग में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर अलग विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी, बिंग। अब दोस्तों बिंग अलग क्यों है? बिंग अलग इसलिए है क्योंकि बिंग दोस्तों वेब ब्राउज़र नहीं है, बिंग है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न क्रमांक 5, क्लिक जैकिंग क्या है? इसकी चर्चा भी हमने की थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण टेक्निक होती है क्लिक जैकिंग। ध्यान रखें, क्लिक जैकिंग आपसे पूछा जा रहा है। क्लिक जैकिंग क्या होता है? जो वेब प्रयोक्ता होते हैं, जो वेब को यूज़ करने वाले होते हैं, उनकी गोपनीय जानकारी को प्रकट करने के लिए वो उनकी गोपनीय जानकारी उनसे निकलवाना चाहेंगे और इसके लिए वो बहलाने फुसलाने वाली दुर्भावनापूर्ण अर्थात गलत मानसिकता वाली टेक्निक का उपयोग करेंगे। इसे हम कहते हैं क्लिक जैकिंग। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 5 का एकदम सटीक जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है कि वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए खालिस्तान इंजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बच्चा जानता है, जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करेंगे तो आप सर्च करने के लिए उसी नाम का मतलब सर्च इंजन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 7 की, जो आपसे पूछना चाह रहा है कि दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। आपसे पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली द्वारा www बनाया गया था सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C संगठन की स्थापना कब की गई? इसकी चर्चा भी हमने करी थी। वर्ष 1994 में 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम अर्थात W3C की स्थापना की गई। यहाँ पर W3 का मतलब है 3 बार W आपको लिखना है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर C मतलब कंसोर्टियम। तो इसको इन्होंने और शॉर्ट कर दिया, W3C कर दिया। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। फिर हमें चर्चा करनी है प्रश्न क्रमांक 9 की, जो आपसे पूछता है वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? प्रश्न क्या पूछता है? वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश करने के लिए यूज़र को या क्लाइंट को निम्न में से क्या भेजना होता है? तो दोस्तों जब आप कहीं प्रवेश करना चाहेंगे तो आप क्या भेजेंगे? रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे अंदर आने दीजिए, इस तरीके से कुछ। तो कॉमन सेंस से भी यदि हम इसका आंसर करना चाहें तो ऑप्शन नंबर सी रिक्वेस्ट हम प्रश्न क्रमांक 9 का सही आंसर टिक कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 वेबसाइट खाली स्थान का कलेक्शन है। इसकी बात हमने करी थी कि वेबसाइट दोस्तों वेब पेजेस का कलेक्शन है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देती है? दोस्तों www वर्ल्ड वाइड वेब की आपसे विशेषता पूछी जा रही है जो इसे सीखने में और इस्तेमाल करने में, उपयोग करने में सरल या सुविधाजनक या आसान बना देती है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को चलाना आसान कब होगा? जब आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आए कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है और उस ऑप्शन का काम क्या है। तो दोस्तों कहने का मतलब है जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, कुछ भी कहीं पर भी जाएंगे,
यदि सारे ऑप्शंस उल्टे सीधे होंगे, इधर उधर होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमे होंगे, तब आपको ढूंढने में दुविधा होगी, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, सारी खिचड़ी आपके दिमाग में पक जाएगी। लेकिन वहीं बढ़िया तरीके से ग्राफिकल फॉर्मेट में और सिस्टमेटिक तरीके से एक एक क्रम में सारे ऑप्शंस आपके सामने कोई इंसान जमा दे, तो आपको फिर सुविधा होगी सीखने में और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या किसी भी वस्तु को उपयोग करने में। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो इंटरफेस यूज़र को सामने दिखता है www का, वह इंटरफेस इसे इस्तेमाल करने और सीखने में बहुत आसान बनाता है। तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल फॉर्म में बहुत ही शानदार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिस कारण से दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब को आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, GUI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। आपसे सीधा फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि GUI का फुल फॉर्म बताएं, तब आपको आंसर करना होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर बारी आती है W3C किसका प्रतीक है। अभी हमने चर्चा करी प्रश्न क्रमांक 11 के पहले कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना हमने देखी थी, कब हुई थी, 1994 में हुई थी। फिर प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट के आगे क्या लिखा मिलता है आपको, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरीके से आपको लिखा मिलता है जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचने के लिए। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 14 की। आपसे क्या बोलता है, प्रश्न या कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उस जानकारी को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर इस पुस्तक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न क्रमांक 15, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं। बहुत पहले हमने इसकी चर्चा कर ली है। ऑप्शन नंबर बी, विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, वेब को एक्सेस करने हेतु खालिस्तान प्रोग्राम आवश्यक होता है। बहुत बढ़िया आसान सा सवाल। ब्राउज़र की सहायता से हम वेब को या इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दिए गए विकल्प में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों ओपेरा, मोज़ेक, नेटस्केप, ये तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 17 का एकदम सही जवाब है। फिर प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में इनमें से यह सर्च इंजन नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग की चर्चा भी हमने करी पहले, वो भी सर्च इंजन है। ऑरकुट दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। यह क्या है, यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। दोस्तों बेसिक से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, कंप्यूटर वायरसेस, एंटीवायरसेस, इन सब की लिस्ट कम से कम ध्यान रखनी है कि कौन इनमें से सर्च इंजन है, कौन वेब ब्राउज़र है, कौन वायरस एंटीवायरस है, ताकि सिंपल क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में गलत ना करें। और सिलेक्शन रुकता है तो सिर्फ आसान प्रश्न गलत करने से। इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बैठा लें। 1-2 क्वेश्चन आपने गलत किए आसान एग्जाम में, इसका मतलब होता है
अब आपको 3 ऐसे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 2 क्वेश्चन के एवज में, जो बहुत सारे लोगों ने गलत किए हैं, अर्थात जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सही करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आपको आसान प्रश्नों पर फोकस करना है और उन प्रश्नों को गलत करने से बचना है। इसलिए ध्यान रखें, आसान चीज़ों को गलत नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 19 क्या बोलता है आपसे? सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है? ये भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है यदि आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो दोस्तों कुकीज़ नहीं है, पैकेट्स भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी समझ नहीं आ रहा। बायडू दोस्तों एक सर्च इंजन है, इतना आपको पता होना चाहिए। सिर्फ नाम यदि पता होता है, इसको हाँ सर्च इंजन बोलते हैं। किसने खोजा, कब खोजा, कहाँ खोजा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना पता होता कि हाँ यार ये सर्च इंजन है, तो आप इसको सही कर जाते हैं। इसलिए बार बार आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ये लिस्ट आप कम से कम याद कर लें। पहले भी MPPSC ने इस प्रकार से आसान प्रश्न पूछे हैं और फिर से पूछेगा, और आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। फिर पेपर होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रश्न क्रमांक 21, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? ये भी दोस्तों बहुत ही आसान, और देखिए MPPSC 16 में पूछा गया था। गूगल का वेब ब्राउज़र कौन सा है? हम सबके फ़ोन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रोम ब्राउज़र गूगल ने बनाया था। प्रश्न क्रमांक 22, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस कितने बिट का होता है? इसकी चर्चा भी की थी मैंने, और 2-2 3-3 बार मैंने आपको रिपीट कर करके बोला था कि IPv4 इतना बिट, IPv6 इतना बिट, फुल फॉर्म बोला, किस तरीके से अलग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो 128 बिट का होता है दोस्तों। 128 बिट मतलब कितने बाइट, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न क्रमांक 23, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह क्या कहलाती है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों फिगर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, खाली स्थान सर्च मेथड डोमेन, URL या होस्ट जैसे क्या पूछा जा रहा है? इन 4 विकल्पों में से क्या सर्च मेथड डोमेन, URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फील्ड। फील्ड प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। फील्ड सर्च इंजन मेथड डोमेन या फील्ड सर्च मेथड डोमेन, URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 25 की, जो आपसे पूछता है बिब्लियोमेट्री इन 4 विकल्पों में से क्या है? तो दोस्तों यह सूचना प्रबंधन का उपकरण है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 26 की। प्रश्न क्रमांक 26 क्या कहता है? अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अनचाहे ईमेल को हम कहते हैं स्पैम। ईमेल सेवा सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? या यहाँ पर वर्ष नहीं पूछा, आपसे पूछा है ईमेल सेवा सबसे पहले किसने शुरू की थी? प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा गया है, ईमेल सेवा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो हॉटमेल ने शुरू की थी। इसके जनक कौन है दोस्तों? सबीर भाटिया। कब की थी ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर बताएं। मैं कमेंट चेक करता हूं कि आपने आंसर किए या नहीं किए, तो मुझे कमेंट में कुछ भी नहीं मिलता, तो उससे मुझे फिर निराशा लगती है, और फिर वीडियो बनाने में जो मनोबल चाहिए होता है वो इकट्ठा करने में बहुत समस्या होती है। तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत सुविधा होती है मुझे यदि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं चैनल पर आके। तो फिर प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? बताइए। इनबॉक्स, आउटबॉक्स, रिसीवर, पावर पॉइंट। तो दोस्तों इनबॉक्स तो होगा ही,
रिसीव करने वाला रिसीवर हो गया, आउटबॉक्स। पावर पॉइंट का संबंध इससे नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29 क्या कहता है? वर्तमान में फेसबुक को नियंत्रित करने वाली कंपनी, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, मेटा इंक। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 30 ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों ईमेल एड्रेस में इसकी चर्चा हमने की थी। इसमें प्रयोक्ता का नाम और फिर डोमेन नेम शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 30 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31 ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो दोस्तों ईमेल अटैचमेंट वो होता है कि आप दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, पीडीएफ हो गया, कुछ भी आप ईमेल के साथ अटैच करके भेजना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं अटैचमेंट। इसकी चर्चा भी हमने विस्तार से की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से हमें दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 32 क्या कहता है? ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? ईमेल खाते का जो स्टोरेज एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 32 उसे हम कहते हैं मेल बॉक्स। प्रश्न क्रमांक 33 आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर ईमेल खाते को होस्ट कहता है उसे कहा जाता है ईमेल सर्वर। ऑप्शन नंबर सी ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न क्रमांक 34 ईमेल भेजने में फाइल की अधिकतम सीमा क्या होती है? मतलब कितने एमबी तक की फाइल को आप ईमेल से भेज सकते हैं? तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, याद रख लेना, 25 एमबी तक की फाइल को आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम की लिमिट आप हमें बता दें कि टेलीग्राम पे आप जब फाइल शेयर करते हैं तो अधिकतम कितने एमबी तक की फाइल शेयर कर सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 35 ईमेल सेवा में पीओपी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसको भी मैंने आपसे कई बार बोला, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी का फुल फॉर्म होता है, और वही आपसे प्रश्न क्रमांक 35 में पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 36 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? इसकी चर्चा भी हमने की थी। सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, इन सारी बातों की हमने चर्चा करी थी। यहाँ आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी। क्यों आंसर है? पिछला वीडियो आप देखें, विस्तार से हमने सारी चीजों की चर्चा की हुई है। प्रश्न क्रमांक 37 क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर या सही कूट को टिक करना है या चुनना है। तो पहला कथन क्या है? प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध करवाता है। बताएं क्या यह सही बात है? तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता ये सही बात है। तो प्रश्न जो कथन 1 है वो गलत हो जाता है। फिर कथन 2 क्या कहता है? प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 38 क्या बोलता है? यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us लिखा है तो इसका मतलब क्या है? हमने चर्चा करी थी, जो लास्ट के 2 शब्द होंगे वो कंट्री को दर्शाते हैं, और ये जो आगे वाला है .edu ये एजुकेशन से संबंधित है। तो अब आप बताएं कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें USA मतलब यूएस और एजुकेशन है? तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वह है ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 39 निम्नांकित में से कौन सा एक वैलिड या वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो दोस्तों .com, .net, .gov सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको देख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, और पुराने वीडियो देखे तो कोई बात नहीं। कंटिन्यू करिए। प्रश्न क्रमांक 40 ईमेल पता mark.stol@itdesk.info का डोमेन नेम क्या है? तो दोस्तों itdesk.info इसे डोमेन नेम है, इसको आप ध्यान रखें। हमने आपको बाइफरकेट करके बताई थी पूरे ईमेल पते को, तो पिछले वीडियो में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 41 कैप्चा क्या है? आपने कभी फॉर्म फिल किया होगा, कुछ भी आपने किया होगा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, कुछ भी आप देखते होंगे तो आपसे कैप्चा फिल कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ये जानने के लिए कि जो यूज़र है वो इंसान है, रोबोट, मशीन, कुछ ऐसा वासा तो नहीं है ना, इसके लिए आपसे कैप्चा फिल करवाते हैं। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में आपको इस तरीके की चीज़ मिल रही है।
यह एक टेक्स्ट है, हाँ दोस्तों टेक्स्ट होता है कैप्चा, जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं। बिल्कुल यही काम होता है कैप्चा का। प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 42 क्या बोलता है, ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों बीसीसी प्रयुक्त होता था ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए, बचा सीसी। क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन कॉपी। फिर बारी आती है याहू किसने विकसित किया था। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसकी चर्चा भी की थी। तो दोस्तों डेविड फिलो और जेरी यंग के द्वारा याहू का विकास किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 43 का एकदम करेक्ट आंसर है। मोजिला फायरफॉक्स निम्न के अंतर्गत आता है। बताएं दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स क्या है। प्रश्न क्रमांक 44 पूछता है मोजिला फायरफॉक्स क्या है। तो दोस्तों ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स, जैसे सफारी है। ठीक, उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 44 का बिल्कुल सही जवाब है। और फिर बारी आती है 45 की, किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में सामान्य रूप में से इनमें क्या शामिल होना चाहिए। दोस्तों शिक्षण संस्थान की बात कर दी तो दोस्तों .edu होना चाहिए। edu का मतलब एजुकेशन। फिर बारी आती है 46 की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते वीडियो कॉल का परिचालन, इसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 46 का सही जवाब है। बड़े कॉमन सेंस वाले प्रश्न आते हैं कई बार। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न क्रमांक 48, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पूछा जा रहा है। आपके लिए कैमरा तो बिल्कुल चाहिए पड़ेगा दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है क्या नहीं चाहिए पड़ेगा, कैमरा चाहिए पड़ेगा, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए पड़ेगा। शक्ल किस पे देखोगे आप सामने वाले की, तो कैमरा भी चाहिए जिससे आपकी शक्ल बच जाएगी, मतलब आपका चेहरा, आपकी वीडियो सामने वाले को दिखेगी। और डिस्प्ले डिवाइस से आप उसकी चेहरे देख पाएंगे। ठीक, आपको माइक्रोफोन भी चाहिए, बिना माइक के आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, सामने वाले की आप तक नहीं पहुँचेगी। टेलीफोन का कोई काम नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 48 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 39, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं। रिपीट हो गया दोस्तों प्रश्न, पहले भी हमने इसकी चर्चा कर ली है। प्रश्न 39 कहता है ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं। एक तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 50, भारत में निर्मित सर्च इंजन कौन सा है। तो दोस्तों गुरुजी खोज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ चाचा भी भारत का लग सकता है, लेकिन चाचा भारत का नहीं है दोस्तों, याद रखना है। गुरुजी और खोज ये भारत के सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 50 का सही जवाब है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है चाचा.com भारत का नहीं है। तो चाचा देख के आपको हिंदी शब्द लग रहा है, आप इसको टिक कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी खोज भारत के सर्च इंजन है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।